बच्चों इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो हम ग्रेविटेशन में, देखो मैं हर बार मिस हो जाता था, तो आज ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा तुमको यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यूनिट जैसे किलोमीटर से मीटर करना होता है, किलोग्राम से ग्राम, कुछ ऐसे, तो ऐसे ही सिस्टम में करना होता है। तो किलोमीटर दिया है और मीटर में करना है, लाइक दैट। सो इसमें देखो ऐसे होता है, चाहे मास हो चाहे लेंथ हो, दिखाई दे रहा है ना, यूनिट फॉर मास, यूनिट फॉर लेंथ। सबसे पहले होता है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद होता है हेक्टामीटर। तुमने पढ़ा हुआ है ये, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये पढ़ा हुआ है ना? यस सर पढ़ा है, यस सर हाँ, पढ़ा है। तो किलोमीटर से हेक्टामीटर 10 होता है, हेक्टामीटर से डेकामीटर 10 है ना, ये 10 होता है। तो किलोमीटर से मिलीमीटर कितना होता है, कोई बताएगा? ये किलोमीटर से मिलीमीटर कितना होता है? मल्टीप्लाई करके बता दो, 10 10 10 करके। कितनी जीरो लगेंगी किलोमीटर से मिलीमीटर करने में? सर 5। 5 कैसे लगेंगी, करके देखो। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर में मीटर करना सर 10 लाख। है? देखो इधर सर 1 किलोमीटर, सर 1 किलोमीटर मिलीमीटर में 10 लाख होगा, 10 लाख मिलीमीटर। चलो पहले मीटर कितना होता है? 1000 होता है ना, ये लिखा हुआ है 1000, यस सर। है ना? 1000 लिखा है। और 1 मिलीमीटर में, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये भी 1000। तो 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे? 1 किलोमीटर में 1000 तो 10 लाख। मीटर होते हैं, मीटर में मिलीमीटर भी 1000 है, तो 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर, मतलब कितनी जीरो होगी? 10 टू द पावर कितनी जीरो हो गई? 6 हो गई ना? 6। 6, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हमेशा ऐसे याद रखा करो। ये जो है लेंथ, और ये थोड़ा उल्टा हो गया था लिखने में, तो मास की इधर है, लेंथ की इधर है, मैंने एरो से कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ, हम आगे बढ़ने से पहले आज थोड़ा सा बेसिक करके आगे बढ़ेंगे। मुझे बताओ, कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट में क्या फर्क होता है? कोई बच्चा बता सकता है? किसी सर्कल में कॉर्ड भी होता है, किसी सर्कल में सीकेंट होता है, किसी में टेंजेंट होता है, क्या फर्क होता है? ये सर तुम्हारा कॉर्ड मुझे सर्कमफ्रेंस को। सर कॉर्ड लाइन जो होती है वो सर्कल में किसी भी जगह हो सकती है, बस ऐसी ऐसी जगह ना सर, ऐसी लाइन सर्कल में जो सेंटर को ना टच करे वो कॉर्ड होती है। और कॉर्ड और सीकेंट में क्या फर्क होता है? कॉर्ड और सेकंड पोजीशन होती है। सीकेंट और कॉर्ड में क्या फर्क होता है? कॉर्ड और सीकेंट में क्या फर्क होता है, बताओ फिर। देखो, ये तो होगी कॉर्ड, है ना, इसको तो हम कह देंगे। सर सीकेंट सर्कल को, मतलब ये सर्कमफ्रेंस को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाती है। हाँ, वो जो है ना, जो स्टार्ट होती है वो बाहर से स्टार्ट होती है, मतलब कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जा रही है, तो ये सीकेंट हो गया। ये भी दो जगह, ये कॉर्ड की तरह, जैसे कॉर्ड है, ये भी दो जगह क्रॉस करती है, पर ये सर्कल के अंदर अंदर रहेगी, दो जगह टच करेगी सर्कल। सीकेंट भी दो जगह टच करेगी सर्कल को, पर बाहर से स्टार्ट होगी। अब टेंजेंट और सीकेंट में क्या फर्क है? सर टेंजेंट सर सर्कल के सर्कमफ्रेंस को किसी एक जगह से हल्का सा टच करते हुए निकल जाती है। हाँ, तो टेंजेंट जो होता है, अच्छा मैं यही ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट जो होता है, ये सीकेंट जो दो जगह से टच करता है, टेंजेंट भी बाहर से सीकेंट की तरह बाहर से स्टार्ट होगी,
पर ये क्या करेगी, बाहर से स्टार्ट होकर एक ही पॉइंट पे टच करेगी। सर्कल को सीकेंट दो जगह टच करती है, ये एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ये टेंजेंट हो गया, है ना। अब हमें अब टेंजेंट समझना, मान लिया ये सेंटर है सर्कल का, तो टेंजेंट क्या होता है, जहां भी हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट रेडियस। ये याद रखना, ये काम आएगा कहीं इसमें। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल, और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सीकेंट दो जगह पे टच करता है। अच्छा, अब मुझे बताओ हाउ वी कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन। कोई अगर स्पीड चेंज करनी है या डायरेक्शन चेंज करनी है मोशन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर किसी की हमें स्पीड बढ़ानी घटानी है या हमें उसकी डायरेक्शन बदलनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ वी कैन चेंज। मैंने तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ाया, उसमें लास्ट चैप्टर में बताया। बताओ क्या लगाएंगे उसके ऊपर कि उसकी स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है उसकी डायरेक्शन बदल जाए। तो कैसे होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताएगा कोई। हेलो, पढ़ते नहीं हो Sir, a body at rest will remain rest and a body in motion will continue in straight motion. will continue in motion in the same direction। अब अगर बॉडी को अगर मूव, रेस्ट से हमें उसकी स्पीड बढ़ानी घटानी है, रेस्ट से मूव कराना है, या उसकी स्पीड को हमें और कम तेज करना है, स्लो करना है या बढ़ाना है, या उसकी डायरेक्शन बदलनी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। तो क्या है, यस सर, एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी टू बी अप्लाइड, ठीक है। अच्छा, तभी बॉडी मूव करेगी, है ना। अब बताओ, पेड़, किसी पेड़ के ऊपर जो है कोई फ्रूट लगा हुआ है, या तुम नीचे से कोई स्टोन ऊपर फेंकते हो, तो वो ये अर्थ है। तो कुछ भी तुम ऊपर फेंकते हो या ऊपर किसी ट्री से कुछ नीचे गिरता है, तो वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता, नीचे अर्थ की तरफ क्यों आता है, ऊपर आसमान में भी चला जाना चाहिए। क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ग्रेविटी। हाँ, तो ऑल बॉडी जो है अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है। सो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अच्छा, बच्चों तुम्हें साउंड आ रही है ना सबको। यस सर। हाँ, तो किसी एक बच्चे को नहीं आ रही, वहां तुम्हारा ये क्या नाम है भाई जिसको साउंड नहीं आ रही, इसका नाम क्या, अपना नाम लिखो, टाइप करो चैटिंग में। ये कौन है जो लिख रहा है साउंड नहीं आ रही है, इसका नाम नहीं आ रहा बच्चे का, ये अपना नाम लिखे तभी पता चलेगा, कोई तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। ओके, सो अब ड्यू टू ग्रेविटेशन जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब बताओ, प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड, अगर सन है, सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करती है, ये अर्थ है ना, अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ जो है सन के अराउंड, बहुत बड़ा सन ड्रॉ कर दिया, ओके, ये कोई सन है, रिवॉल्यूशन से, तो इसके अराउंड जो है ऐसे अर्थ इलिप्टिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व करती है ना, ऐसे और भी सन के अराउंड में कई प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं।
अब फिर वो कैसे रिवॉल्व करते हैं? वो अर्थ की तरफ नहीं आ जाते, अपनी जगह पे पड़े पड़े घूमते रहते हैं। क्या होता है यहाँ, क्या हो रहा है? सर अपने ऑर्बिट में घूमते हो इसलिए। अपने ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं? सर अपना उनका अपना ग्रेविटेशन उनका हाँ, मैंने तुम्हें उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर तुम स्टोन जो है किसी थ्रेड से बांध के घुमाओ तो वो घूमता रहता है ना? तो सर्कुलर मोशन जब भी होती है तो वो तो एक स्टोन हमने थ्रेड से बांधा हुआ था। सर्कुलर मोशन जब भी होती है तो बॉडी ऐसे उसकी वेलोसिटी होती है, टेंजेंट की तरफ होती है ना वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो हर पॉइंट पे फोर्स किधर होती है? फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? एक्सेलरेशन किधर होता है? मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी करवाया था। एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स वो किधर होती है? इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, बताया था ना? ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो एक क्वेश्चन था। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है या फोर्स होती है, फोर्स ऑब्लिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन इधर होती है, रेडियस की तरफ। तभी तो बॉडी मूव करेगी, क्योंकि किससे मूव कर रही है? कहीं से फोर्स लग रही है ना, हमने पकड़ के। तो ऐसे ही जो है अर्थ और सन के बीच में, अर्थ तो ऐसे रिवॉल्व कर रही है ऐसे ऐसे से, तो हर पॉइंट पे जो ये होगा अर्थ और सन के बीच का ये इसकी इस डायरेक्शन में फोर्स होती है, ठीक है? अर्थ और सन के डायरेक्शन में जो लाइन अर्थ और सन को ज्वाइन करे, ऐसे जितने प्लैनेट्स है, मून अर्थ के अराउंड घूमता है ना? तो वो भी सब इसी तरह से अलोंग द रेडियस होती है फोर्स की डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स होती है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो जिससे बॉडी सर्कल में घूमती है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स होती है, द फोर्स due to which an object orbits या revolves in a revolve का मतलब ही in about a fixed point, about a फिक्स पॉइंट पे के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण करती है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एक वहां पे फोर्स लग रही है जिसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, याद रहेगा, बोलना ओके सर। ये चीजें फिर तुम्हें जो रिजल्ट्स है मैं तुम्हें सीधा सीधा। अच्छा, अब हमने ये देखा कि तुमने ही बता दिया कि जो ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं या कोई भी सर्कुलर मोशन है, जो कोई भी बॉडी जो है अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो क्यों जाता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना? ग्रेविटेशन के कारण ऑब्जेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। अच्छा, अब जो है ये अच्छा एक चीज बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये क्या फोर्स है, क्या कर रही है? फिर जब ये कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है? इस ऑब्जेक्ट की क्या कर रही है? ये फोर्स क्या करती है? ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बोला वहां सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है यहाँ पे सर्कुलर मोशन? ये डायरेक्शन ऑफ
is changing डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है ना। सेंटीमीटर फोर्स क्या कर रही है, सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है ना, हर मिनट, हर इंस्टेंट पे, Yes, sir. है ना। सर्कल में जब बॉडी है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है ना। ओके, तो अब और हाँ, अच्छा, तो अब हम जो है, अब एक चीज बताओ, एप्पल तो अर्थ की तरफ आ जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे अर्थ की, पर अर्थ उधर नहीं जाती है, ये क्या कारण है। अर्थ तो वो एप्पल अर्थ को तो नहीं खींचता, पर अर्थ जो है एप्पल को खींच लेती है ना। ये ग्रेविटी सिर्फ अर्थ में है ना। क्योंकि सर जो ग्रेविटी है वो अर्थ में है। तो वो सर, एप्पल एप्पल में में थोड़े नहीं ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स। पर फोर्स तो जो है, न्यूटन लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या, Every force has every action has opposite reaction. तो फिर तो अगर किसी भी कारण से अगर कोई फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्यों नहीं करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो फिर कोई ऑब्जेक्ट तो जो है अर्थ की तरफ चला जाता है, अर्थ क्यों नहीं जाती है। अर्थ में क्यों नहीं मोशन आता, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ना। अब मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन पढ़ने दो, आप बैठ जाओ। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई एप्पल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, उसके कंपैरिजन में मास ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा होता है। कोई बताएगा मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कितना होता है। अभी मास ऑफ अर्थ का आइडिया है, मास ऑफ अर्थ होता है, कुछ ट्रिलियन में होगा सर, कुछ ट्रिलियन बिलियन में कुछ होगा। हाँ कुछ होगा, चलो। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, पेंसिल। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी बहुत ज्यादा होगा, ये होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ कितना है, 10⁻24, मतलब 24 जीरोस। तो मास इतना ज्यादा है, इसलिए फोर्स तो एप्पल और अर्थ दोनों के बीच में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, लग रही है। बट अब एप्पल अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो हल्का है, उसका मास कम है, उसको वो, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। जैसे ऐसे देखो, ये कोई वॉल है, तुम हिट करोगे तो तुम्हारा हाथ जो है इस पे जाएगा, पर ये जो है तुम्हारे हाथ को तो वापस कर देगी वॉल, ये वॉल है अगर, पर वॉल थोड़ा ना मूव करेगी क्योंकि वॉल तो फिक्स है, यस सर। है ना। तो ऐसे ही जो है अर्थ भी जो है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ जो है ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगी। ओके, ये जस्ट थोड़ी थोड़ी तुम्हारे डाउट्स ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये सब चीजों से न्यूटन ने जब अपने तीनों लॉ दे दिए हैं, और न्यूटन ने जब ये सब स्टडी की, प्लैनेट्स वगैरह के रिजल्ट्स उसने ये सब स्टडी की, तो उसके बाद न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने एक चीज बोली, इन सब चीजों को समझते हुए न्यूटन ने
ये सब न्यूटन का ही है। ये तुम्हारे मोशन और ये ग्रेविटेशन सब न्यूटन के रिजल्ट्स हैं। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया? concluded that all objects, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, all objects in the universe, चाहे वो प्लेनेट है, चाहे वो कोई भी चीज है, attract each other. हर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, Okay, sir. एंड इज कॉल्ड, किससे अट्रैक्ट करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें बताया क्या कि ऑल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो और ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जो भी है, तो यहां से न्यूटन ने क्या दे दिया हमको? एक लॉ दिया उसने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमको एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये लॉ क्या है? तो ये न्यूटन ने कहा कि ये फोर्स दो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of mass capital M and small m separated by a distance। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कोई भी दो, प्लेनेट भी है, कुछ भी है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये जिसका मास m है, एक और है जिसका मास स्मॉल m है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना? ये d। ओके, न्यूटन ने क्या कहा कि ये फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक ऑब्जेक्ट इसको a एंड b है, से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास m, स्मॉल m और कैपिटल M है, तो उसने कहा क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ d। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/। इसको जो है ना, या तो हम बोल सकते हैं ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा तुम ये साइन समझने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली पहले भी आया था किसी चैप्टर में, प्रोपोर्शनल टू m, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। और इसको या तो हम लिखेंगे 1/, है ना, तो इसको लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। और अगर डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन d²। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है तो 1/d² बोलना पड़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है तो जनरली हम जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ही बोलते हैं। जनरली हम जो है ये यूज करते हैं, ऊपर वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो अब हाँ ठीक है,
ओके, तो अब हम इसको जब कंबाइन करेंगे तीनों को, तो तीनों को जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम ये दोनों तो डायरेक्टली है और ये इनवर्सली है डी स्क्वायर, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे और फिर हम इसको लिखेंगे क्या, इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, वेयर जी क्या है, इज कांस्टेंट ऑफ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल होता है जी, ठीक है। तो और प्रोपोर्शनल एल, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, ओके, एंड इज कॉल्ड, एंड जी इज कॉल्ड, जी को कैसे क्या इज कॉल्ड, ये कांस्टेंट है, जी क्या है, जी इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्योंकि लॉ ही यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल Gravitational constant. ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कितनी है, g इज इक्वल टू, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज कुछ भी, ये वैल्यू तुमको एग्जाम में देंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। 6x की वैल्यू होती है 6.673, कभी 6.67 भी बोल देते हैं, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन की यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसे यूनिट ऑफ जी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये ऐसे यूनिट है, तो ये ऐसे यूनिट जो मैंने लिखी है, ये कैसे लिखी है, देखो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर है, यहां से अगर मैं करूं तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m, लिख सकता हूं। तो अब ऐसे Yes, sir. यूनिट ऑफ G निकालनी है, तो ऐसे यूनिट ऑफ G, तो ये क्या होगी, F की क्या होती है, F की न्यूटन ऐसे यूनिट, और D की क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या होगी, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर, और पर ये डी स्क्वायर है इसलिए m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डी स्क्वायर है ना इधर, और नीचे है kg मास है और दूसरा भी kg है, तो ये क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg इंटू kg स्क्वायर, ठीक है, यहीं से आई है। तो हमें तो बेसिक यूनिट याद रखनी है, फिर ये यूनिट तो सब बाद में हम डिराइव कर सकते हैं, ओके। सो ये तो आपका हो गया ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।